हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती शर्मा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पावर शेयरिंग किसे बोलते हैं, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जब हम पावर को सेंट्रलाइज ना रखे क्या कर रहे हैं, पावर को अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। जो पावर शेयरिंग का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर कर रहे हैं, इतना नहीं है। हम कम्युनिटीज़ के बीच में भी पावर को शेयर करते हैं, सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी हम पावर को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग कितनी ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, इसी के लिए हम पढ़ेंगे आज का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पावर शेयरिंग। तो इससे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें ये बताया गया कि इस चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में आप पढ़ोगे। तो विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो क्लास 9th में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं क्लास 10th में। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन और ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने ये पढ़ लिया था क्लास 9th में कि जो पावर है किसी एक ऑर्गन के पास नहीं है गवर्नमेंट में। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर शेयरिंग एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में इस पावर को क्या कर रखा है, डिवाइड शेयर करा हुआ है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। तो हम क्लास 10th में इस वाले चैप्टर को, पावर शेयरिंग को, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म, उन दोनों में देखेंगे कि पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो कितना ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हम चैप्टर की स्टार्ट जो करेंगे वो 2 स्टोरीज के साथ करेंगे। पहला है बेल्जियम और श्रीलंका। बोथ दीज कंट्रीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो दोनों स्टोरीज में ये दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी जो है कैसे हैंडल करती है उस डिमांड को पावर शेयरिंग की। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और ये स्टोरी बताएंगी कि डेमोक्रेसी में कितना ज़रूरी है पावर शेयर करना। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ऑल्सो हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स को दैट विल बी टेकन अप द फॉलोइंग 2 चैप्टर। जो कि हम 2 चैप्टर्स हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पावर शेयरिंग। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पावर शेयरिंग। तो जैसे कि बताया गया था कि चैप्टर की शुरुआत होती है 2 कंट्रीज़ की स्टोरी के साथ, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो बेल्जियम क्या है, स्मॉल कंट्री है यूरोप की, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो हरियाणा का जो एरिया है उसके बराबर छोटी है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। जो बेल्जियम है वो अपनी बाउंड्री 4 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन है अबाउट 1 करोड़ है, 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है हरियाणा के। तो हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उसका हाफ है। द एथनिक कंपोजिशन the ethnic composition of this small country is very complex। तो जो एथनिक कंपोजिशन है इस कंट्री की वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिव है। अब बात आती है कि एथनिक कंपोजिशन होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है एथनिक कंपोजिशन की। तो एथनिक कंपोजिशन किसे बोलते हैं, एथनिक बोलते हैं कि जब सोशल डिवीज़न के जो है शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग एथनिक बोलते हैं। जैसे कोई सोशल ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं और जैसे एक ग्रुप का एक कल्चर है और दूसरे ग्रुप का दूसरा कल्चर है। तो यहाँ पे सेम टाइप के जो सेम कल्चर के जो लोग हैं उन्होंने अपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्ड इन द देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और द कल्चर और बोथ। तो जो सेम टाइप के एथनिक ग्रुप्स के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि उनके जो कॉमन डिसेंट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं।
चाहे वो कल्चर की हो या फिजिकल टाइप की हो। दे नीड ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उनके जो रिलीजन है वो सेम हो या नेशनलिटी भी सेम हो। एथनिक कंपोजिशन के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे इनका, जैसे ये है, ये कोई ग्रुप है ए और ये एक ग्रुप है बी, ठीक है। तो एक ग्रुप में कौन से लोग होंगे जो सेम कल्चर को फॉलो करते होंगे, बी में होंगे जो सेम कल्चर को फॉलो करते होंगे। तो ए और बी का जो कल्चर है वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन इस ग्रुप में, ए ग्रुप में जो आ रहे हैं उनका कल्चर सेम होगा और बी ग्रुप में जो आ रहे हैं उनका कल्चर सेम होगा। तो ये क्या है, एथनिक कंपोजिशन है। क्लियर। तो उसी की बात कर रहा है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्सिव। तो कि यहाँ पे जो कल्चर के बेसिस पे जो डिवीज़न है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिव है। तो यहाँ पे जो लोग डिवाइडेड हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। तो यहाँ पे 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच स्पीकिंग हैं, मतलब डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% क्या है, वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो है वो बेल्जियम में रहते हैं और बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो ये है बेल्जियम का मैप। तो ये बेल्जियम का मैप है। तो ऊपर का जो हिस्सा है उसको फ्लेमिश रीजन बोला जाता है, और नीचे के हिस्से को वलोनिया रीजन बोला जाता है। ठीक है। फ्लेमिश रीजन में 59% रहते हैं डच स्पीकिंग। ठीक है। और वलोनिया रीजन में रहते हैं 40% फ्रेंच स्पीकिंग। तो फ्रेंच लोग रहते हैं वलोनिया रीजन में 40% और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। और जो 1% बोलते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। क्लियर है, इतना समझ में आया कि 50 फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग लैंग्वेज बोली जाती है और 40% वलोनिया रीजन में बोली जाती है फ्रेंच लैंग्वेज। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। तो यहाँ पे जो कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहाँ पे जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 20% जो है डच स्पीकिंग लोग हैं। ठीक है। तो ब्रुसेल्स कहाँ पे है मैप में वो देख लेते हैं। तो ये है ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम का। तो यहाँ पे 80% हैं फ्रेंच स्पीकिंग और 20% हैं डच स्पीकिंग। ठीक है। तो जो पूरे, अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो क्या है, माइनॉरिटीज़ में है, जबकि जब हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में आ जाते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में वो रिलेटिवली रिच है और पावरफुल है एज कम्पेयर टू डच स्पीकिंग जो कि मेजॉरिटी में है कंट्री में। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो जो वहाँ की मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग, उसको ये बात काफ़ी ख़राब लगती थी कि हम यहाँ पे मेजॉरिटी में भी होके इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, रिच नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं हमें मिल पाया, एजुकेशन टाइम पे हमें नहीं मिल पाई, इसलिए हमारी जो कंडीशन है वो माइनॉरिटी से ख़राब है।
This lead the tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. और 1950s से 1960s के टाइम पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में यही बात टेंशन बन जाती है. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. और ये जो टेंशन है दो कम्युनिटीज़ के बीच में वो ब्रुसेल्स में और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. तो जो ब्रुसेल्स है उसमें एक स्पेशल प्रॉब्लम थी कि जो डच स्पीकिंग पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थी वो कैपिटल में माइनॉरिटी में आती थी. अब यहाँ पे दूसरी कंट्री की बात की जा रही है. एक कंट्री का आपको समझ में आ गया, बेल्जियम की स्टोरी. तो अब जानते हैं श्रीलंका के बारे में. तो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. तो एक दूसरी कंट्री से इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं जो कि है श्रीलंका. तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि जस्ट फ्यू किलोमीटर है साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट पे है. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल. इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है जो कि सेम है हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर. लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. तो साउथ एशिया के अदर रीजन्स की तरह श्रीलंका में भी काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन मिलती है. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल मिलते हैं, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे हैं. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है श्रीलंका में. तो द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंहाला स्पीकर्स 74%. तो ये क्या है, ये एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका की कि वहाँ पे सिंहाला स्पीकर्स हैं 74%. तो सिंहाला एक लैंग्वेज है जो बोली जाती थी श्रीलंका में, और तमिल स्पीकर्स हैं 18%. तो जो तमिल्स थे वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे. तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, तमिल नेटिव वो लोग थे जो श्रीलंका से ही बिलोंग करते थे. आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि जिन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता था, जो कि 13% थे. द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया The rest whose forefather came from India as a plantation worker during colonial period are called Indian Tamils. जो बाकी जो तमिल्स थे उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता था. वो लोग थे जो प्लांटेशन वर्कर्स की तरह इंडिया से श्रीलंका में गए थे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री. तो जैसे आप मैप में देख सकते हो कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं मोस्टली वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में मिलते हैं. तो श्रीलंका में नॉर्थ की साइड में और ईस्ट की साइड में हमें श्रीलंकन तमिल्स देखने को मिल जाते हैं. तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी कम्युनिटी का कौन सा कलर है. तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो ऑरेंज कलर में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ और ईस्ट साइड में क्या है, श्रीलंकन तमिल्स का एरिया हमें देखने को मिल जाता है. मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. अब यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे तो लोग डिवाइडेड थे ही, एथनिक कंपोजिशन हमें मिल ही रहा है. साथ में यहाँ पे रिलीजियन भी अलग अलग थे जो कि बेल्जियम में हमें देखने को नहीं मिल रहा था. तो चलो देखते हैं. तो जो सिंहालास थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो बुद्धिस्ट थे. उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट थे. जबकि जो तमिल्स थे वो मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स थे. देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु वर बोथ तमिल एंड सिंहाला. ठीक है, तो जो क्रिश्चियन थे 7% वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल और सिंहालास. तो चलो समझ लेते हैं इसे. जब हम एथनिक कंपोजिशन की बात करेंगे श्रीलंका की, तो वहाँ पे जो सिंहालास हैं 74%, तमिल्स हैं 18%. ठीक है, अब तमिल्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं, नेटिव तमिल और इंडियन तमिल. नेटिव तमिल कितने हैं, 13% है, और जो इंडियन तमिल्स हैं वो 5% है. क्लियर. अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सिर्फ
लैंग्वेज के बेसिस पे लोग डिवाइडेड नहीं थे, जब बल्कि रिलीजन भी उन लोगों के क्या थे, अलग अलग थे। तो वो कैसे थे देख लेते हैं। तो जो सिंहालास थे उनका जो रिलीजन था वो बुद्धिस्ट थे। वो बुद्धिज़्म को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, बुद्धिस्ट थे। क्लियर है। जबकि जो तमिल्स थे वो 2 टाइप के थे, हिंदू और मुस्लिम। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक और रिलीजन देखने को मिलता है, वो था क्रिश्चियन, जो कि थे 7%। ठीक है। और जो क्रिश्चियन थे वो सिंहाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते थे। को समझ में आ गया होगा। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के रिलीजन के बेसिस पे कैसे लोग डिवाइडेड थे और लैंग्वेज के बेसिस पे लोग कितना डिवाइडेड थे। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। आप इमेजिन करो कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कहीं पे, जैसे इन 2 कंट्रीज़ में थी, तो इन बेल्जियम Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। तो अगर हम देखते हैं बेल्जियम में, तो जो डच कम्युनिटी है वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थी। वो चाहती तो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उनको फोर्सफुली क्या कर सकती थी, उन पर डोमिनेट कर सकती थी उन्हें। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। तो जिससे क्या होता, जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और हो सकता था कि इस सिचुएशन की वजह से कंट्री का पार्टीशन भी हो जाए। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और दोनों साइड्स जो हैं, चाहे वो फ्रेंच है या डच स्पीकिंग है, दोनों साइड्स जो है कंट्रोल चाहती हैं अपना ब्रुसेल्स पे। और श्रीलंका की जब बात करते हैं तो सिंहाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। तो सिंहाला में तो और ज़्यादा जो हालत है वो ख़राब थी, क्योंकि यहाँ पे सिंहाला बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, जबकि बेल्जियम में इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में डच नहीं थे। और यहाँ श्रीलंका में हमें बहुत ज़्यादा सिंहालास मेजॉरिटी में मिल जाते हैं, 74%। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। तो जो मेजॉरिटी में थे वो चाहे तो इम्पोज कर सकते हैं पूरी कंट्री पे अपना डोमिनेंस। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड बोथ दीज कंट्रीज। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या किया दोनों कंट्रीज़ ने जब ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बनी। तो हमारे पास है द मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया वो क्या था, मेजॉरिटेरियनिज्म का था। ठीक है। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है 1948 में, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के 1 साल बाद। द लीडर्स ऑफ द सिंहाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो जो लीडर्स थे सिंहाला कम्युनिटीज़ के, वो अपना डोमिनेंस गवर्नमेंट पे दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम क्या है, मेजॉरिटी में हैं और हमारी वजह से क्या बन रही है, आपकी गवर्नमेंट बन रही है। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट थी, जिसको लोगों ने चुना था, उन्होंने जो सिस्टम है मेजर अडॉप्ट किया, वो मेजॉरिटेरियनिज्म का अडॉप्ट कर लिया, जिसके थ्रू वो सिंहालास की सुप्रीमेसी को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए। तो इन 1956 एक एक्ट पास करते हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिसमें सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं डिसरिगार्डिंग तमिल्स। जिससे क्या है, तमिल्स को डिसरिगार्ड कर देते हैं, तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि जो है तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया। और उन्होंने क्या किया, जो सिंहाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। The government followed preferential policy that favored Sinhala applicants for university position and government jobs। या फेवर करना शुरू कर दिया सिंहाला एप्लीकेंट्स को, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में जो सिंहालाज हैं उनको फेवर करना शुरू कर दिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज किया, जिसके थ्रू वो जो बुद्धिज़्म
था, उनका जो रिलीजन था सिहालास का, उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फैलाएंगे। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। और ये जो गवर्नमेंट की मेजर्स थे, ये जो काम थे, एक के बाद एक जो गवर्नमेंट कर रही थी श्रीलंका, उसके बाद जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनको अलाइनेशन किया जा रहा है, उनको एकदम इग्नोर किया जा रहा है। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको ऐसा फील होने लग गया था कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज और उनके जो कल्चर है उसको लेकर सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। दे फेल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को क्या कर रही हैं, डिनाई कर रही हैं। ठीक है, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। और उनको लग रहा था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है जॉब्स को पाने के लिए या अदर अपॉर्चुनिटीज़ को, और उनके जो इंटरेस्ट है, क्या वो चाहते हैं, उस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंहाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये चीज़ पड़ा कि सिंहाला और तमिल जो कम्युनिटीज़ थी, टाइम के साथ उनके बीच में जो टेंशन है वो बढ़ते ही गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंकन तमिल्स ने बोला कि ठीक है, आप अगर ऐसा करते हो कि सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, कोई इशू नहीं है, आप हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी डिक्लेयर कर दीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और वो नेक्स्ट डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो एरिया है, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी दे दीजिए। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि वहाँ पे हमारी ही गवर्नमेंट हो। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट हो मतलब हमारे लोग इलेक्शन लड़ें और वही गवर्नमेंट बना लें। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हमारे पास जो जॉब्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें भी मिलनी चाहिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉर रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन इनकी जो डिमांड थी प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी की, इसको गवर्नमेंट बार बार डिनाई कर रही थी। By the 1980s, several political organizations were formed demanding independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of the Sri Lanka। तो 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बनने लग गई थी श्रीलंकन की, और वो इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की डिमांड करने लग गए। अभी तक वो सिर्फ ऑटोनॉमी चाहते थे, लेकिन अब वहाँ पे वो डिमांड करने लग गए कि हमें क्या है, हमें जो एरिया है जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है, उस एरिया को कंट्री से ही, मतलब श्रीलंका से पार्टीशन कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अब आप खुद सोचिए ना, जो लोग ऑटोनॉमी के लिए नहीं मान रहे थे, क्या वो ऐसा मान सकते हैं कि पार्टीशन कर दें कंट्री का? वो तो पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि इसका पूरे वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब जाता है। तो वो डिमांड करने लगे थे सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। ईलम का मतलब तमिल में ईलम स्टेट को बोला जाता है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और यही जो डिस्ट्रस्ट था, क्योंकि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बढ़ते जा रहे थे। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए। अब सिविल वॉर किसे बोलते हैं? सिविल वॉर बेसिकली बोलते हैं जब किसी खुद की ही कंट्री में दो कम्युनिटीज़ के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे हज़ारों लोग दोनों कम्युनिटीज़ के मारे गए। अब एक सिंपल सी बात है, जब भी कोई वॉर होती है ना, तो चाहे कोई भी पावरफुल हो, कोई भी लेस पावरफुल हो,
लेकिन दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मारे जाते हैं। उसका इम्पेक्ट सिर्फ एक कम्युनिटीज़ पे नहीं पड़ता है, दोनों कम्युनिटीज़ को उसका लॉस भुगतना पड़ता है। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री और एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। तो बहुत सारी फैमिलीज थी, उनको कंट्री से बाहर निकाल दिया गया रिफ्यूजीज़ की तरह, एंड बहुत सारों को अपने जो लाइवलीहुड था, जो वो काम कर रहे थे, उसको भी छोड़ के जाना पड़ा। But the civil war has caused the terrible setback to the social, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो जो सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में, उसका इम्पैक्ट इस तरीके से हुआ कि वहाँ का जो सोशल, कल्चरल या इकोनॉमिक लाइफ है कंट्री की, वो काफ़ी पीछे चली गई, टेरिबल सेटबैक था। अब ये था श्रीलंका की सिचुएशन कि श्रीलंका ने जो वहाँ पे हमें एथनिक कंपोजिशन मिल रहा था, उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया। उन्होंने क्या, मेजॉरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा वैल्यू दी एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में थी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अब देखते हैं बेल्जियम के बारे में कि कैसे अकोमोडेशन किया बेल्जियम ने अपनी कंट्री में। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। लेकिन बेल्जियम के जो लोग थे, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट थे बेल्जियम में, लेकिन उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो डिफरेंट था। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि हमारी जो कंट्री है उसमें रीजनल डिफरेंसेस तो हैं ही, और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, वो हर जगह होती है। तो इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। Between 1970 to 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। ठीक है, तो 1970 से 1993 तक बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम जो है चेंज किया, अमेंडमेंट किया, ताकि जो ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट अडॉप्ट किया जिसके थ्रू जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं वो आराम से सेम कंट्री में रह पाएँ। The arrangement they worked out is different from any other country, is very innovative। तो जो सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया, जो अरेंजमेंट उन्होंने अडॉप्ट किया, वो काफ़ी डिफरेंट था देन अदर एनी कंट्री, जो किसी भी कंट्री में अभी तक अडॉप्ट नहीं किया था, और काफ़ी इनोवेटिव था, नया था। Here are some of the elements of the Belgian model। तो बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए। Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रिस्क्राइब किया गया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे। मतलब 50 अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी के हैं तो 50 किसके होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, मतलब पूरे बेल्जियम की गवर्नमेंट की। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए, ठीक है, जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को हर ईच लैंग्विस्टिक ग्रुप में सपोर्ट किया जा सके। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। कोई भी सिंगल कम्युनिटी उसके बेसिस पे अकेले डिसीजन नहीं ले सकती थी। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट की तरह नहीं काम करेगी। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने चेंज, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। जो ब्रुसेल्स थी बेल्जियम की कैपिटल, वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई दोनों कम्युनिटीज़ की, और दोनों कम्युनिटीज़ के जो है इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग थी उन्होंने ब्रुसेल्स में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दोनों कम्युनिटीज़ के बराबर होंगे ब्रुसेल्स में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी उन्होंने भी बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दोनों भी बराबर होंगे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज
थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट और थी, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, जो इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कि इलेक्ट करते थे जो उस लैंग्वेज के जो लोग होते थे, चाहे वो डच लैंग्वेज के लोग हैं, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, नो मैटर वेयर दे लिव, चाहे वो कहीं भी रहें, लेकिन वो वोट किसको करेंगे, अपनी ही कम्युनिटी को लोगों को कर सकते थे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसके पास पावर थी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पे काम करने के लिए। तो जैसे अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी की कोई गवर्नमेंट है तो वो उनकी कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करेगी, और फ्रेंच की है तो वो उनके रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करेगी, और जर्मन स्पीकिंग है तो वो उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेगी। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जो बेल्जियम का जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट नीडेड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन द बेल्जियम। और ये है भी, और जो बेल्जियम के लोग हैं उन्हें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा था। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। बट ये जो अरेंजमेंट था इसने काफ़ी अच्छा काम किया बेल्जियम में। दे हैव टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। और इसने काफ़ी हेल्प किया कि जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो काफ़ी टेंशन चल रही थी उसको दूर करने के लिए। एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री और लिंग्विस्टिक लाइन्स, और जो डिवीज़न हो सकता था कंट्री का उसको उसने क्या किया, दूर किया। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब बहुत सारी कंट्री जो हैं यूरोप में साथ में आई यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए, तो ब्रुसेल्स को उन्होंने चूज़ किया एज अ हेड क्वार्टर। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये जो स्टोरीज आपने दोनों देखी उनसे बेल्जियम और श्रीलंका की, तो आपने क्या सीखा। बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों में डेमोक्रेसीज हैं, लोग इलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन उन्होंने जो ये मेथड है पावर शेयरिंग को, इसको डिफरेंटली लिया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन। तो जो बेल्जियम था उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ किया वहाँ के लीडर्स ने कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में यूनिटी बनी रहे तो हमें दोनों कम्युनिटीज़ की जो फीलिंग्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, उनको पे क्या करना पड़ेगा, उनको बराबर वैल्यू देनी पड़ेगी। सच आ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। और ये जो रियलाइजेशन था, ये रिजल्ट था जो म्यूचुअली उन्होंने जो अरेंजमेंट था उसको एक्सेप्ट किया कि पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। और श्रीलंका में जो हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो बेल्जियम के जस्ट अपोजिट है। इट शोज़ us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। तो ये दिखाता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है डोमिनेंस करना चाहती है अदर जो माइनॉरिटी है उनको, और मना कर देती है पावर को शेयर करने से, तो जिससे क्या होता है, जो कंट्री की यूनिटी है वो खतरे में चली जाती है। इसी के साथ हमारा आज का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट जो आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जो टॉपिक है आज का अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।